तो आइए प्यारे बच्चों, अब आप लेसन नंबर 3 किंग मिडास एंड द डंकी ईयर्स, इस कहानी के एक्सरसाइज को कम्प्लीटली करते हैं। जिस बच्चे ने इस एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की है वो भी वीडियो को देख के कंप्लीट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके सारे वर्ड्स आपको कंप्लीट दिखाई देंगे, रिटन क्वेश्चन आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, वो कैसे करने होते हैं। और वीडियो को वहाँ स्टॉप कर दीजिए। आपके स्क्रीन पे जो आपके आंसर लिखे हुए हैं आप अपने फिल कर सकते हैं इस दौरान। तो आओ शुरू करते हैं। और जब आपने समझना हो ना तो आप वीडियो को चलाइए, जब आपके टीचर आपको समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए। आपको रिवीजन जब करना हो तो ये आपकी मदद करेगी रिवीजन में। तो आप इसको डाउनलोड करके रखें वीडियो को, क्योंकि जब भी आपको इस एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़े तो डाउनलोड आपने जो भी कर रखी है उनमें डाउनलोड में फाइंड आउट कीजिए और अपनी एक्सरसाइज का रिवीजन कीजिए। ठीक ऐसा लगेगा जैसे आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है उस समय। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, लेट अस बिल्ड वर्ड्स, आओ शब्द बनाते हैं। इस एक्सरसाइज में आप क्या है, ए एक्सरसाइज में आप शब्द बनाना सीखेंगे, नए वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। ए प्रीफिक्स इज ए लेटर और लेटर्स एडिड टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड टू मेक ए न्यू वर्ड। किसी भी नए शब्द को बनाने के लिए हम किसी भी वर्ड के शुरुआत में कुछ जोड़ते हैं, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। और किसी वर्ड के अंत में जोड़ते हैं तो उसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स और सफिक्स को आपको पता होना चाहिए। प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। अभी इसमें है वो प्रीफिक्स करना है। वी मे ऐड IR टू द वर्ड टू फॉर्म इट्स अपोजिट। किसी का अपोजिट वर्ड बनाने के लिए बहुत सारे और भी प्रीफिक्स जुड़ते हैं, जैसे डिस है, डिस्कनेक्ट हो गया है, IR जुड़ता है, UN जुड़ता है, IM जुड़ता है। तो वो बहुत सारे प्रीफिक्स जुड़ते हैं। लेकिन अभी आपके एक्सरसाइज में जो समझाया हुआ है वो IR का है। तो रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल, IR जुड़ गया। देखिए पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ना, IR इसमें जुड़ गया रिस्पॉन्सिबल में, तो इररिस्पॉन्सिबल हो गया। रिलेवेंट, इररिलेवेंट। तो ये शब्द बने आपका अपोजिट वर्ड बनाने के लिए। अपोजिट वर्ड बनाने के लिए आपने प्रीफिक्स जोड़ना है IR। ए एक्सरसाइज में आइए अभी, ऐड द प्रीफिक्स IR टू ओनली दोज वर्ड्स। केवल आप उन शब्दों के साथ IR जोड़ें दैट फॉर्म देयर अपोजिट्स, जो अपना अपोजिट बनाता हो। पुट ए क्रॉस अगेंस्ट द वर्ड अदर वर्ड्स। दूसरे जो शब्द हैं जिसमें IR लगाने से वर्ड जो आपका अपोजिट वर्ड नहीं बनता है उसमें आपने ऐसे क्रॉस लगा देना है। ये जैसे कि 3 क्रॉस आप देख रहे हैं, क्योंकि रिपीट का इररिपीट नहीं होता है, रिप्लेसेबल का इररिप्लेसेबल नहीं होता है। तो जिनके नहीं बनते हैं वर्ड IR लगाने से उनमें हमने क्रॉस कर दिया है, और जिनके बनते हैं उनको हमने लिख दिया है। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज को नहीं किया तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल साफ साफ, तो आप देख के ऐसे कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि आपका जो टीचर आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा है, क्लासरूम में बोर्ड पे पढ़ा रहा है, तो उन वर्ड्स को आप देख के लिख भी सकते हैं जिन बच्चों ने नहीं किया है। रेगुलर, इररेगुलर, इसमें IR जुड़ता है। रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, रैशनल, इर्रेशनल, रिपेयरेबल, इररिपेयरेबल। फिर आइए आगे अपना आ गया है B एक्सरसाइज, गिव वन वर्ड फॉर दीज एक्सप्रेशंस। नीचे जो एक्सप्रेशन दे रखी हैं इनमें आपने 1 वर्ड लिखना है। इनका एक्सप्रेशन का केवल एक शब्द में बताना है आपने क्या मीनिंग निकलता है। हिंट, ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम द लेसन। ये सभी वर्ड्स लेसन से होने चाहिए। जैसे जितने भी मैंने लिखे ना सारे, ये सारे के सारे आपके क्या है, लेसन से है। तो लेसन में इनका मीनिंग जो है वो आपने फाइंड आउट करना, तो मैंने कर दिया है। तो सभी बच्चे इनको सीखेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस ए ट्यून व्हेन एयर एंटर्स इट। जब इसके अंदर हवा भरते हैं, हवा फूंक मारते हैं, तो उसमें से एक एज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से ध्वनि निकलती है। इट फ्रॉम द होलो ऑफ द प्लांट। प्लांट कोई पौधा है, जैसे आपने देखा होगा वो बजाते हैं ना बांसुरी। बांसुरी बीच में होलो होता है, छेद होता है, तो उसमें सुराग होते हैं। इसी को हम बोलते हैं ऐसा प्लांट जिसके अंदर बीच में छेद होता है। उसको हम एक वर्ड में कहें तो आपके चैप्टर में आया रीड पाइप। घास का जो पाइप होता है ना, रीड होता है घास, और घास कौन सी होती है, पानी वाली जो घास होती है बड़ी बड़ी, तो उसमें रीड पाइप हो जाते हैं।
तो रीड पाइप एक आपका ये वाद्य यंत्र बन गया, बांसुरी कह सकते हैं। ए रीजन दैट इज़ रूल्ड बाय ए किंग, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे राजा के द्वारा शासन किया जाता है। जिस क्षेत्र पर राजा के द्वारा शासन किया जाता है उसको हम कहते हैं किंगडम, जो आपका चैप्टर में आया हुआ है। थर्ड है शेक विद फियर और कोल्ड और एनी अदर रीज़न। शेक मीन्स हिलाना होता है। आपने बोतल देखा होगा, दवाई की जो शीशी आती है उन पर लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज़ से पहले आप उसको अच्छे से हिला लें, तो शेक मीन्स हिलाना होता है। अब ये डस्ट से जो काँप रहा है या कोल्ड से काँप रहा है या कोई अदर रीज़न है, उससे यदि काँप रहा है, सेक हो रहा है, तो उसको क्यूअर बोलते हैं। क्यूअर एक ये वर्ड आपके चैप्टर में दिया हुआ है। मेकिंग ए लॉन्ग सॉफ्ट नॉइज़, एक लंबी एक सॉफ्ट नॉइज़ जो आप निकालते हैं उसको हम साइंग बोलते हैं। साइंग SIGHING। आहा भरना, राहत की सांस लेना। ए साउंड दैट रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसी आवाज़ जो अपने आप रिपीट होती रहती है उसको हम इको साउंड बोलते हैं। इको बार बार रिपीट, जैसे पहाड़ियों में माउंटेन्स में हम आवाज़ मारते हैं तो गूंज करके वो वापस आती है। और जो रीड्स जो इस चैप्टर में बोल रही थी और वो घास उग गई थी जहाँ पे वो बार ने वहाँ पे एक बात को डिस्क्लोज कर दिया था, तो वहाँ पे क्या था, वो रीड जो थी वो सभी एक सुर में बोल रही थी। अब देखिए आपका नेक्स्ट आ गया है सी एक्सरसाइज, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। जो करेक्ट स्पेलिंग है आपने उसको सर्कल करना था। अब देखिए करेजियस की ये जो स्पेलिंग है मिस्टेक है, ये गलत है। इसमें ये स्पेलिंग जो है ना आपकी करेजियस की, ये ठीक नहीं है। कोरेजियस, ये है कोरेजियस की राइट स्पेलिंग। तो मैंने उन शब्दों पे सर्कल कर रखा। अब देख के नेबर की जो राइट स्पेलिंग वो ये है, अनाउंस की ये है, और इमीडिएटली उसकी राइट स्पेलिंग ये है, डिसअपियर उसकी राइट स्पेलिंग जो है ना ये है। तो आपने इनको सीखना है। और जो गलत स्पेलिंग है, पहले डिसअपियर आप सुनिए, आप खुद लिख के देखिए। तो गलत यदि लिखा जा रहा आपसे, तो राइट के लिए आप फिर इस पर देखिए कि राइट स्पेलिंग क्या है, तो उसको सीखिए। इनमें गड़बड़ हो जाती है तो बच्चों को ये स्पेलिंग इन वर्ड्स की याद करनी है। आगे देखिए कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे अपना ये दे दिया है, पैन वॉज द गॉड ऑफ शेफर्ड्स। जो पैन था, जो पैन नाम था आपके इसमें चैप्टर में आया है, पैन था वो शेफर्ड्स का गॉड था। तो इसमें आपने ब्लैंक में जो भरना था वो शेफर्ड्स भरना था। अब आप देखिए पॉइंट नंबर 2, अपोलो वॉज द गॉड ऑफ म्यूज़िक। अपोलो जो नाम था ये कौन था, गॉड ऑफ म्यूज़िक था, म्यूज़िक का भगवान। अपोलो प्लेड ऑन हिज लायर, इसका जो वाद्य यंत्र था, बजाने का जो यंत्र था उसको लायर बोला गया है। तो लिया ये जो था वर्ड आपका वाद्य यंत्र यहाँ आएगा। तो अपोलो प्लेड ऑन हिज लायर, पैन प्लेड ऑन हिज रीड पाइप, पैन ने किस पे अपना प्ले किया था, म्यूजिक बजा था, रीड पाइप पे। मिडास वॉज आस्क्ड टू बी द जज ऑफ द म्यूजिक कॉम्पिटिशन, जो म्यूजिक कॉम्पिटिशन वहाँ पे हुआ था उसको जज जो बनाया गया था उसको मिडास को बनाया गया था। तो ये हो गए। अभी ई आपका जो क्वेश्चन आता है इनके आंसर देने हैं। ई में मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझा देता हूँ, क्योंकि इनके आंसर मैंने नोटबुक में कर रखे हैं, तो नोटबुक से अभी मैं उनको समझाऊँगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी में से करना है। वो देखिए क्या है, थ्रोन इट ऑफ ही चेस्ट मीन्स, इसका अर्थ बताना था, मतलब अपने दिल से कोई बाहर आपने बात निकाल के फेंक दी है। तो थ्रोन इट ऑफ हिज चेस्ट, तो उसका टू अनबर्डन वन सेल्फ, खुद का जो बर्डन कम कर देना है। कोई अपने खुद के जो बर्डन को कम करता है तो अनबर्डन करता है, अपने चेस्ट को अनबर्डन करता है। तो ये आपका ऑप्शन है, तो राइट टिक लगा लेना। बाकी जो ई है इसके आंसर में अभी आप, तो ई के जो क्वेश्चन आंसर है वो अभी आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। आंसर द क्वेश्चंस। हु वन द कॉन्टेस्ट, ये जो कॉन्टेस्ट हुआ था इनका म्यूजिक वाला, तो ये किसने जीता। गॉड अपोलो वन द कॉन्टेस्ट बट दे चीटेड। वैसे तो गॉड अपोलो है जो म्यूजिक का जो गॉड था, ये कॉन्टेस्ट उसने जीता था, लेकिन उन्होंने धोखा कर दिया। पैन और जो मिडास था, राजा मिडास ने उसका फेवर ले लिया था, उसके साथ धोखा कर दिया। तो वैसे रियली आप देखेंगे तो गॉड अपोलो ने इस कॉन्टेस्ट को जीता था। तो मैंने आगे लिख दिया बट दे चीटेड, उन्होंने धोखा किया इसके साथ। हाउ डिड अपोलो टेक आउट हिज फ्यूरी ऑन किंग मिडास,
हाउ डिड अपोलो टेक आउट हिज फ्यूरी, किस प्रकार से अपोलो जो देवता था म्यूजिक का, उसने अपना गुस्सा निकाला, राजा मिडास पर अपना गुस्सा किस प्रकार से निकाला, ये बताना है। तो क्या किया था, गॉड अपोलो क्राइड, गॉड अपोलो चिल्लाया, यू मस्ट हैव द ईयर्स ऑफ ए डंकी, आपको ज़रूर जो है गधे वाले जो कान हैं वो आप में उग जाने चाहिए। इफ़ यू थिंक ए शेफर्ड इज़ बेटर देन मी, यदि आपको लगता है कि शेफर्ड मुझसे अच्छा है, उसने मुझसे अच्छा संगीत बजाया है, तो आपके कान में छोटे हैं, आपको सुनाई ढंग से नहीं दे रहा है, इसलिए उसको जब गुस्सा आया भगवान को, अपोलो को, तो वो चिल्लाया, उसने कहा कि आपको डंकी वाले कान होने चाहिए बड़े बड़े, ताकि आपको साफ सुनाई दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड किंग मिडास डू टू हाइड हिज लार्ज फरी ईयर्स, उसके जो रोएदार बड़े बड़े कान हो गए थे, तो किंग मिडास ने उनको छुपाने के लिए क्या किया। आंसर है फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, उस दिन से आगे, ही वेंट अबाउट वेयरिंग ह्यूज हेड्स, उसने बड़े बड़े हेड पहनने शुरू कर दिए, हैवी हेलमेट्स पहनने शुरू कर दिए, एंड बल्कि स्कार्स, बड़े बड़े स्कार जो हैं वो पहनना शुरू कर दिया, टू हाइड हिज लार्ज फरी ईयर्स, उन्हें बड़े बड़े जो रोएदार कान थे उनको छिपाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द एंटायर किंगडम कम टू नो अबाउट द किंग्स सीक्रेट, राजा की जो सीक्रेट थी, एक रहस्य था, सीक्रेट तो एक रहस्य, वो जो रहस्य कान वाला जो रहस्य था, उसके बारे में बाकी का जो एंटायर किंगडम था उसको कैसे पता लगा। तो वन डे रॉयल बार्बर डिग ए पिट, एक दिन रॉयल बार्बर ने एक गड्ढा खोद दिया, एंड डिस्क्लोज हिज वर्ड्स इन इट, और अपने जो वर्ड्स थे, जो शब्द उसने बोलने थे, क्योंकि उसको बर्डन लग रहा था, वो बताना चाहता था अपनी बात को किसी को भी, लेकिन राजा ने उसको कह दिया, यदि मैं आपके सिर को है ना धड़ से अलग कर दूँ यदि आपने किसी को भी बताया तो। लेकिन वो बात बड़ी गंभीर थी, वो उससे रुका नहीं जा रहा था बार से, तो उसने एक गड्ढा खोदा और गड्ढे में अपनी बात को बोल दिया कि राजा के जो है ना, राजा मिडास हैज़ डंकी ईयर्स, राजा जो मिडास है उसके डंकी ईयर्स हैं, और कह के वो निकला है, उसका दिल हल्का हो गया बार्बर का। और वहाँ पे फिर बाद में वो बड़ी बड़ी रीड्स जम गई, घास जम गई, और घास ने भी फिर वो आवाज़ रिपीट करना शुरू कर दी। जब वो घास भी वही बात रिपीट कर रही थी बार बार, तो किंगडम के और लोगों को भी पता चल गया था। तो ये आंसर समझाया हुआ देखिए, एंड रीड्स ग्रो ओवर द पिट, उस गड्ढे पे रीड्स से जो घास वो उग गई। वैन द विंड ब्लू, जब भी हवा चली, रीड्स ऑफ इको, रीड्स जो थी घास जो थी, इको पे एक स्वर में, स्पोक वो बोलते, दीज वर्ड्स वो बोलते ये शब्द, कौन से शब्द बोलते, किंग मिडास हैज़ डंकी ईयर्स फ्रॉम देन द एंटायर, ये 2 बार उन्होंने बात बोली थी, किंग मिडास हैज़ डंकी ईयर्स, वो रिपीट करते रहते इन बातों को। फ्रॉम देन द एंटायर किंगडम न्यू द किंग्स सीक्रेट, तो तब से बाकी का जो किंगडम था, उन वहाँ के जो लोग थे उन सबको इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट आता है आपका एफ एक्सरसाइज, हु सेड दिस एंड टू होम, ये बात किसने किसको कही ये बताना है। आई एम ए बेटर म्यूजिशियन देन यू, मैं आपके अपेक्षा एक बेटर हूँ, आपसे ज़्यादा अच्छा एक बेहतरीन म्यूजिशियन हूँ, ये बात किसने कही, ये पैन ने कही थी। पैन कौन था, द गॉड ऑफ शेफर्ड्स सेड टू अपोलो, ये बात पैन ने जो शेफर्ड्स का गॉड था उसने कही थी अपोलो को। द गॉड ऑफ म्यूजिक, अपोलो कौन था, गॉड ऑफ म्यूजिक, इनको कही थी ये बात। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, लेट अस होल्ड ए कॉन्टेस्ट टू सेटल दिस आर्ग्यूमेंट वंस एंड फॉर ऑल, आओ इस जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, कहा सुनी जो हो रही किस बात को लेके, चलो आओ आज के लिए और हमेशा के लिए इस बात को ख़त्म कर देते हैं, कॉन्टेस्ट रखते हैं इसके लिए। तो ये बात किसने कही थी, सेड अपोलो टू द पैन, अपोलो ने ये बात पैन को कही थी। यू मस्ट हैव द ईयर्स ऑफ ए डंकी, आपको ज़रूर डंकी ईयर्स होने चाहिए। जब उसको किंग अपोलो को गुस्सा आया था तब इसने किंग अपोलो ने कही थी टू मिडास, गॉड अपोलो ने मिडास को कही थी, किंग मिडास को, जो मिडास जो राजा था उसको कहा था गुस्से में, क्योंकि राजा मिडास ने गलत निर्णय सुनाया था, उसका फेवर ले लिया था शेफर्ड का, क्योंकि ये शेफर्ड्स का दोस्त था किंग मिडास, इसलिए। 4 देखिए, व्हाट वुड द किंग्स ऑफ अदर लैंड्स
से व्हेन दे सी माई ईयर्स व्हाट वुड द किंग्स ऑफ अदर लैंड्स, जो किंग्स हैं जो दूसरी लैंड्स के, व्हाट वुड द किंग्स ऑफ अदर लैंड्स से, दूसरी जो लैंड के जो किंग हैं वो क्या कहते हैं, व्हेन दे सी माई ईयर्स, जब मेरे कान देखेंगे तो क्या कहेंगे। किंग मिडास ने अपने आप में कही थी ये बात, खुद में ही कह रहा था किंग मिडास टू हिमसेल्फ, अपने आप में कह रहा था यदि, क्योंकि कान बड़े बड़े हो गए थे, फरी ईयर्स हो गए थे, डंकी ईयर्स इसको, तो इस खुद ही बड़बड़ा रहा था, कह रहा था अपने आप को, यदि दूसरे जो किंगडम के लोग मेरे पास आते हैं वो देखेंगे तो लोग मेरे को क्या कहेंगे वहाँ पे। तो ये उसने खुद को ही कहा था। आई शैल हैव यू बी हेडेड, मैं आपका सिर जो है धड़ से अलग कर दूंगा, बी हेडेड कर दूंगा आपको। ये बात किसने कही थी, किंग मिडास ने कही थी टू द बार्बर, अपने नाई को, अपने बार्बर को जो उसके बाल काटने आता था। केवल ये जो बार्बर था केवल इसका रॉयल बार्बर था, केवल इसी के बाल काटता था, तो उसको इसने ये बात कही थी। अब G1 देखिए, जी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट, हु डू यू थिंक शुड हैव वन द कॉन्टेस्ट एंड वाई। हु कौन, डू यू थिंक आपको लगता है, शुड हैव वन द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट को जीतना चाहिए था, और क्यों जीतना चाहिए था ये बताइए। अपोलो द किंग ऑफ म्यूजिक शुड हैव वन द कॉन्टेस्ट, ये कॉन्टेस्ट जो था अपोलो को जीतना चाहिए था, बिकॉज ही वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन, क्योंकि वह एक महान संगीतकार था। सेकंड देखना, डू यू थिंक इट वॉज करेक्ट ऑफ अपोलो टू बी एंग्री एट लूजिंग द कॉन्टेस्ट। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है इट वॉज करेक्ट, ये ठीक था, ऑफ अपोलो टू बी एंग्री एट लूजिंग द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट हारने के बाद अपोलो ने जो गुस्सा दिखाया, क्या ये ठीक था। इट वॉज करेक्ट ऑफ अपोलो टू बी एंग्री, गुस्सा होना अपोलो के लिए लाजमी था, करेक्ट था उसके लिए, बिकॉज गॉड पैन चीटेड हिम, क्योंकि गॉड पैन ने उसको धोखा दिया था, किंग मिडास ने उसका फेवर ले लिया था पैन का, उन्होंने धोखा दिया था, तो गुस्सा आना लाजमी था, ये हमें लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक द बार्बर केप्ट हिज वर्ड टू द किंग, क्या आपको लगता है कि जो बार्बर ने अपने जो शब्द राजा को कहा था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्या उसने अपनी बात को पूरा किया। तो देखिए आंसर, द बार्बर केप्ट हिज वर्ड, बार्बर ने अपने वर्ड्स को केप्ट के मीन्स रखा, उसने किसी भी आदमी को नहीं बताया, क्योंकि राजा ने कहा था कि आप किसी भी आदमी को नहीं बताएंगे, तो बार्बर ने उस बात को किसी भी आदमी को नहीं बताया। तो हिज वर्ड टू द किंग, राजा के जो वर्ड, राजा के सामने उसने जो वचन दिया था, तो उसने अपने वचन को निभाया। एज ही डिड नॉट डिस्क्लोज हिज वर्ड्स टू एनी अदर पर्सन, क्योंकि उसने अपने जो शब्द थे, वचन जो दिया था, वो किसी भी आदमी के आगे उसने नहीं बताई ये बात। ही डिस्क्लोज हिज वर्ड्स इन टू द पिट, उसने अपनी बात को डिस्क्लोज किया, अपने मन को हल्का किया, अपने दिल को हल्का किया, ये बात एक गड्ढा खोद के वहाँ पे बोली। तो उसको राजा को जो वचन दिया था वो ये दिया था कि किसी भी आदमी को मैं नहीं बताऊंगा, तो उसने किसी भी आदमी को नहीं बताया, तो अपनी बात को उसने वचन को पूरा किया, लेकिन एक गड्ढे में जाकर उसने अपनी बात को डिस्क्लोज किया था। ये थे आपके रिटन क्वेश्चन आंसर। अब चलते हैं, तो आइए स्टूडेंट्स, अब आपके पेज नंबर 24 पे आ गए हैं। पीछे जो था 23 पेज पे वो आपका दिया हुआ था लेट अस अंडरस्टैंड ग्रामर, आओ ग्रामर समझते हैं। तो सेंटेंस इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो राम स्टडीज़ ग्रामर, ये 23 पेज पे दिया हुआ है। तो राम ने अध्ययन किया ग्रामर का, तो राम इसमें सब्जेक्ट हुआ, ग्रामर ऑब्जेक्ट है। तो व्हेन वी वांट टू फाइंड द सब्जेक्ट वी आस्क हु और व्हाट बिफोर द वर्ब, किसने, हु का आंसर आना चाहिए और व्हाट का आंसर आना चाहिए। यदि व्हाट और हु का आंसर आ रहा है तो दैट इज़ सब्जेक्ट। हु स्टडीज़ ग्रामर, इसमें क्वेश्चन ये बनता है ग्रामर को स्टडी किसने किया, तो आंसर आपका राम स्टडीज़ ग्रामर, तो राम ने किया, तो राम आपका आंसर आ रहा है, तो राम इज सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार पता चलता है। अब हमने ऊपर देखना है, देखिए आपने पेज 24 पर राम इज़ द सब्जेक्ट। व्हेन वी वांट टू फाइंड द ऑब्जेक्ट, जब हमने ऑब्जेक्ट को ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे, वी आस्क हु और व्हाट आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद कौन और क्या है। व्हाट डज राम स्टडी, राम ने क्या स्टडी किया, तो ग्रामर, ग्रामर इज़ द ऑब्जेक्ट। ग्रामर उसने जो स्टडी किया था राम ने, और राम ने ग्रामर को स्टडी किया था, तो आपका जो है ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ग्रामर हुआ। आगे देखिए अपना
H exercise, underline the subject and circle the object in the sentences. आपने सब्जेक्ट को क्या है अंडरलाइन करना है, ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है इन द सेंटेंसेस. सर्कल द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल करना है. सी सब्जेक्ट है. सी लाइक्स सैंडविचेस, वह सैंडविचेस पसंद करती है. तो आपका क्वेश्चन है हु लाइक्स सैंडविचेस, तो हु का आंसर है सी. तो आपका जो सब्जेक्ट हुआ सी. व्हाट डज सी लाइक, वो क्या लाइक करती है, सैंडविचेस. तो आपका ऑब्जेक्ट हुआ सैंडविचेस. इस प्रकार से ये इजी है. और अभी मैं आगे आपको बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. जिन बच्चों ने नहीं किया कंप्लीट कर लें. जेने इज़ रीडिंग ए स्टोरी, तो स्टोरी ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया. टीना एंड टीम, ये इसमें सब्जेक्ट जो है ना दो हैं, प्लूरल है. आर फ्रेंड्स, तो आर आएगा क्योंकि ये आपका जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, दो हैं, टीना एंड टीम. मदर ओपन द डोर, तो मदर जो है आपका सब्जेक्ट हो गया और डोर जो है ना वो आपका ऑब्जेक्ट है. द बेबी ड्रैंक मिल्क, द बेबी सब्जेक्ट है. टीना हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स, तो टीना आएगा. ये लाइन ज़्यादा लंबी लग गई इसमें, तो ध्यान रखना केवल आपका जो सब्जेक्ट हो टीना है. बाय मिस्टेक जो है ना ये लाइन है ना आगे खिंच गई है, तो ये पेन से लगी हुई लाइन है, उसको हम इरेज नहीं कर पाए. तो आगे इस पर ध्यान रखना. टीना को अंडरलाइन करना है. टीना हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स. हैज़ तो क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब है. हैज़ वो रखती है, उसके पास है. तो टीना हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स आपकी जो है ऑब्जेक्ट हो गया. सोना प्लेज फुटबॉल, सोना जो नाम है ये. द डॉग बिट द स्ट्रेंजर, द डॉग सब्जेक्ट होगा, स्ट्रेंजर जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया. तो आगे आइए, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है. ऐड ए सूटेबल ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट इसमें भर सकते हैं, दैट इज़ डिपेंड ऑन यू. ग्रैनी हैज़ कुक्ड, ग्रैनी जो है पका चुकी है. यहाँ पे फूड भी लिख सकते हो, डिनर भी लिख सकते हो, वेजिटेबल्स भी लिख सकते हो, या कोई और चीज़ राइस लिख सकते हो, दैट इज़ डिपेंड ऑन यू. फादर लव्स टू रीड होली बुक्स, पिताजी जो है होली बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं. आई प्ले फुटबॉल, आपको क्रिकेट पसंद करता है तो क्रिकेट लिख सकते हैं, दैट इज़ डिपेंड ऑन यू. माई मदर हैज़ लॉस्ट हर पर्स, आपकी मम्मी का कुछ और खो गया है तो आप वो लिख सकते हैं इसमें. भाई किसी का जरूरी होना चाहिए ना पर्स ही गुम होना है ना, किसी का कुछ भी गुम हो जाए तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जो आपको याद हो लिख सकते हैं. सैम केम एट माई होम, तो सैम आया एट माई होम, मेरे घर पर. इस सेंटेंस को कंप्लीट करना था. आगे देखिए, लेट अस लिसन, आओ सुनते हैं. यू टीचर विल रीड आउट दिस पोएम, आपका टीचर इस पोएम को रीड आउट करेगा. फिल इन द मिसिंग वर्ड्स, आप मिसिंग वर्ड्स को फिल करेंगे. ट्राई टू राइम द लास्ट वर्ड्स ऑफ द लाइन्स, जो लाइन है उसके जो लास्ट वर्ड्स है वो रिदमिक होने चाहिए, वो आपकी जो साउंड है वो राइम वर्ड्स होने चाहिए. यू मे टेक क्लूज फ्रॉम द पिक्चर्स, आप पिक्चर को देख के क्लूज ले सकते हैं. तो इसी में से देख के हमने ये फिल कर दिए है. टू लिटिल पपीज वन सेइंग नाइट बिगेन टू फाइट, तो नाइट को फाइट से. एंड देन स्टार्ट दे प्लेड विद ए गन, इट वॉज सो मच फन, तो गन को फन से. आगे है, वन हैड ए बॉल दैट इज़ हाउ द फाइट फॉल, आई वॉन्ट द बॉल. तो इस प्रकार से बच्चों को मान लीजिए एक क्लास में हम बोलते, वो बच्चे इसको सुन के खुद ही भरते, लेकिन मैंने आपके लिए भर दिया है तो इसको आप देख के तो आगे चलिए, इसमें आप फिल कर लेना ऑल एंड टॉल. ऑल को मैच किया राइम वर्ड्स को के साथ, ऑल को टॉल के साथ. ये डेट के नीचे आ गया वर्ड, मुझे दिखाई नहीं दे रहा अभी, तो आपने बुक में नज़र आ जाएगा, उसको कंप्लीट कर लेना है. लेट अस स्पीक वेल, आओ अच्छे से बोलते हैं. वर्क इन पेयर्स, इमेजिन दैट द गॉड ऑफ शेफर्ड्स एंड द गॉड ऑफ म्यूजिक वर आर्ग्यूइंग ओवर हु कुड प्ले बेटर म्यूजिक. एक्ट आउट ए कॉन्वर्सेशन बिटवीन दैम, इस इनके बीच में एक वार्तालाप है, एक छोटी सी वार्तालाप आपने बनानी थी आर्ग्यूमेंट को लेकर के. तो ये बच्चे इस काम को खुद करेंगे और मुझको सेंड करेंगे. डायलॉग होता है ना, एक रोल प्ले कि भाई गॉड पेन ने ये कहा, उसने फिर ये कहा. तो इस प्रकार की आप 8-10 लाइनों में एक इसका रोल प्ले लिख के मुझे सेंड करेंगे. आगे है,
फॉर्म पेयर्स, जोड़े बनाए। ये बच्चे मतलब जोड़े इकट्ठे होके बात करते हैं। क्लासरूम में ये काम बड़ा आसानी से हो जाता है, लेकिन ऐसे अभी ऑनलाइन टीचिंग में ये थोड़ा अभी आपको डिफ़िकल्टी रहेगी। इसके लिए क्लास में हम आसानी से इसको करवा सकते थे। फॉर्म पेयर्स, जोड़े बनाएं। ईच ऑफ यू विल से समथिंग यू लाइक अबाउट योर पार्टनर। ईच ऑफ यू, आप में से प्रत्येक, विल से समथिंग, कुछ ना कुछ कहेगा, यू लाइक, जो आप पसंद करते हैं, अबाउट योर पार्टनर, अपने पार्टनर के बारे में। आफ्टर एवरीवन हैज़ स्पोकन, जब हर कोई बोल चुका है, टॉक अबाउट हाउ यू फेल्ट व्हेन योर पार्टनर प्रेज यू। तो आपने बताना है कि आपको कैसा महसूस हुआ जब आपके पार्टनर ने आपकी तारीफ़ की। अब है लिखने से रिलेटेड। करेक्ट द एरर्स एंड रीराइट द पैराग्राफ। पैराग्राफ को दोबारा से आपने लिखना है। इसमें जगह कम रह गई थी तो स्टूडेंट इसको रिटर्न की नोटबुक में करें, क्योंकि आपसे भी 4 लाइनों में यहाँ पे नहीं होगा। मैं लिख रहा था, लेकिन मैंने देखा कि हमारी जो ऊपर वाली फर्स्ट लाइन है वही ऊपर से हाफ ही यूज़ हुई है और हमारी एक लाइन कंप्लीट होने वाली है। तो मैंने जो मेन पॉइंट है उनको अंडरलाइन करके समझाने की कोशिश की है। ध्यान रखना, अभी आप इसको नोटबुक में करेंगे। वन डे देयर वर ए ग्रेट स्टॉर्म। ए ग्रेट, तो वहाँ पे वॉज आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ए ग्रेट स्टॉर्म इन द सी आना चाहिए। स्टॉर्म इन द सी, समुद्र में। एट सी नहीं आएगा, तो यहाँ पे वॉज आएगा। देयर वॉज ए ग्रेट स्टॉर्म इन द सी। द वेव्स वर हाई एंड रफ। द oyster was so frightened that he shut the lid of his shell tight। shell होता है उसकी जो खोपड़ी होती है, ऊपर का जो कवच होता है, that is shell। and stay firmly on the sea floor, और मजबूती के साथ उस पर बैठा रहा, जो समुद्र का फर्श होता है नीचे बिल्कुल तली उसमें। but the wave were so strong that he and his shell were picked up to flung onto the shore। बट द वेव्स आएगा यहाँ पे, जो हेल्पिंग होते हैं लहरें आएगा, तो वेव नहीं आएगा, वेव्स आएगा यहाँ पे। तो वर सो स्ट्रॉन्ग, लहरें इतनी मजबूत थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी, तो ये यहाँ पे ठीक करके आपने लिख देना आगे। ही फाउंड हिमसेल्फ एट एन ओपन बीच। उसने अपने आप को एक ओपन बीच पर पाया। केयरलेसली ही लिफ्टेड द लिड ऑफ हिज सेल। एंड केयरलेसली उसने अपना जो सेल था उसको लिफ्ट कर लिया, उठा लिया। एंड थ्रू द स्लिट पीप्ड इन एट द वर्ल्ड, और उसने वो जो स्लिट था उसको फेंक दिया। थ्रू द, सॉरी थ्रो नहीं है यहाँ पे, थ्रू है। थ्रू मीन्स के अंदर से। दोबारा से देखना लाइन को। केयरलेसली ही लिफ्टेड द लिड, उसने उसको, जो ढक्कन होता, लीड होता ढक्कन, तो इसका जो ढक्कन था उसका वो कवर था, कवच था। ऑफ हिज सेल, अपने कवच के जो ढक्कन था, लीड था, उसको उठाया। एंड थ्रू द स्लिट, और उसका स्लिट होता है जो सुराग सा होता है जिसमें से देख सकते हैं आप। थ्रू द स्लिट, इसके स्लिट में से। पीप्ड इन एट द वर्ल्ड, उसने पूरे संसार को देखा, झांका। जब किसी बारीक जैसे विंडो से झांकना होता है तो छोटी जगह में से कोई झांकता है तो उसको पीप बोलते, पीप। तो ये थ्रू जो वर्ड है यहाँ पे, ये राइट है। मैंने बाद में राइट टिक कर रखा, तो इसको ध्यान रखेंगे आप, इसको कंप्लीट करना था। फिर लाइफ स्किल्स। डू यू नो दैट लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट एंड परफॉर्मिंग ऑन स्टेज बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लर्न करना एंड परफॉर्म करना ऑन द स्टेज पर, तो उससे क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस इसमें आएगा, इस पर राइट टिक करना था। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको सभी को ये समझ में आ गया होगा। किसी को कहीं पे कुछ समझ में नहीं है तो अपना इसको पीछे जाके फिर से वीडियो को देख सकते हैं।